और आइए सबसे पहले बात साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 बरस की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। साबिक सदर जमहूरिया की आखिरी रसूमात की अदायगी कल दिल्ली में की जाएगी। आज से 7 दिनों के लिए कौमी सूख का ऐलान किया गया है। साथ ही कौमी परचम को सरनिगू कर दिया गया। वज़ीर है कि प्रणब मुखर्जी फेफड़े के इन्फेक्शन से दो चार थे और आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, जहां सेप्टिक शॉक के बाद हालत बिगड़ गई थी। मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के तई अपने गम का इजहार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के परिपूर्ण तथा देश हित के लिए सदैव सर्वोच्च उनके जीवन में रहा है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। Anyone who understood the Congress party deeply, who understood the Congress ethos, who was participant and party to decisions that had been taken over 3 generations of Congress leadership, it was him. And he leaves behind a very, very great void, which I believe is going to be very difficult to fill. For me personally, I have known him as a senior colleague. I have worked with him. I have shared moments of concern about what is happening in the country with him. He has been always a great source of strength and a great source of encouragement. I will miss him very, very dearly. Thank you. देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना
उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूँ। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ। और ये उनका व्यवहार सदा सर्वदा सर्वत्र जितना मैंने देखा सबके साथ देखा। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणवदा बहुत थोड़े समय के लिए आए, परंतु वो सदैव याद रहेंगे, सदैव लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था। साहब से मेरे बहुत पुराने संबंध थे, निजी संबंध थे। जब मैं एक नौजवान था और मैं फुल टाइम राजनीति में भी नहीं आया था, उस समय ये मेरे गाइड रहे, मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सलाह देते रहे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मुझे याद है 79 में मेरे से कई दफ़ा बैठ के रात को चर्चा करते थे कि कमल तुम जाके चुनाव जरूर लड़ो, तुम चुनाव जरूर लड़ो। मेरी कोई मंशा नहीं थी और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनावी मैदान में आऊं। वो उनका स्वभाव सख्त और सरल था। बीरभूम के पश्चिम बंगाल के एक गांव से राष्ट्रपति बने, ये हमारे देश में एक उदाहरण रहे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक महान सपूत, देश का एक महान सपूत हमारे बीच से चले गया। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ नहीं थे। तो एक देश का बहुत बहुत बड़ा सपूत हमसे चले गया और मुझे एक व्यक्तिगत रूप से खेद है और कांग्रेस पार्टी के तो बहुत नुकसान रहा। प्रणबदा हमारे बीच में नहीं है। वो राजनीति से बहुत ऊपर सोचते थे। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में 99 में आया था तो वो विपक्ष में थे। बहुत सी सलाह उनकी हम लोगों को मिली और बहुत पितातुल्य व्यक्ति थे और बहुत स्नेह करते थे। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणबदा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं। बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। हमारे पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब और हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी दुख की बात हुई। बड़े वेदना महसूस हो रहे हैं कि प्रणब बाबू जैसे व्यक्ति को हम लोग खो बैठे। प्रणब बाबू सिर्फ एक पार्टी के लीडर नहीं थे। प्रणब बाबू की कद और पद सब चीज से ऊपर उठकर राष्ट्रहित सबसे बड़ा उनकी जिंदगी में अहमियत की तौर से हम्बल थे, विनम्र थे। एक बार वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे। जब मैं उनसे मिलने गया पंजाब के मसले पर, टिकटों के बंटवारे को लेकर कुछ बहुत पेचीदा
सवाल खड़े हो गए थे। बहुत से लोग उनके कमरे में आ गए, छोटा सा कमरा था और वो बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे और गुस्से में भी थे। मुझको लगा कि अब अगर इनका गुस्सा फूट गया तो किसी न किसी पर गाज गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। एकदम वो उठे अपनी कुर्सी से और उन्होंने लोगों को बाहर जाने को कहा। मैं घबरा गया और चिंतित था कि शायद उनको कुछ हो ना जाए। मैंने पहली बार उनको हाथ से पकड़ा और उनकी सीट पर जाकर बिठाया और 2 ही 4 मिनटों में वो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे नॉर्मल स्वभाव के थे, अपनी फाइलों पर काम करने लगे। उनका ज्ञान इतना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो हर पेचीदा मुद्दे पर उनको कैबिनेट मीटिंग को चलाने का काम सौंपते थे, और जब कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता था पेचीदा मसलों को हल करने के लिए, तो हर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो चेयरमैन थे वो हमेशा श्री प्रणब मुखर्जी थे। वो एक बहुत समाचार हम लोगों को मिली कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी बीमारी की खबर कई दिनों से आ रही थी। सारा देश उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन आज वो हम देशवासियों को छोड़कर चले गए। मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूँ। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूँ कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पे वो एक गहरी उनकी एक अपना ज्ञान ना हो, उनकी नॉलेज ना हो। किसी विषय पे किसी वक्त उनसे बात कर लीजिए, क्या कुछ उनको कहने को था, कहाँ कहाँ के इतिहास की बातें, कहाँ कानून की। जब संसद में भी कोई बात किसी ढंग की आ जाती थी तो उसको पुरानी बातों का जिक्र करके उसमें कर लेते थे और काम रहते थे। हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, उस फ्लो में रहते थे। कभी उनके घर जाओ तो देखते या अपनी रात के समय डायरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई मौका नहीं था जब उनको बिना काम करते किसी वक्त देखा हो। ऐसा एक व्यक्तित्व था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना आयद किया है। बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है। न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की ज़रूरत है, इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा, और बहुत सारे लोग
जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। जियो डिजिटल लाइफ ने एक धमाकेदार टैरिफ मुतारफ कराया है जो कि तजुर्बे की बुनियाद पर बगैर किसी शर्त के 1 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। यह प्लान नए इंडिया का नया जोश के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें जियो अपने सारिफीन के लिए अनलिमिटेड फुल स्पीड इंटरनेट मुहैया कराएगा। तमाम नए सारिफीन को ऐप्स डाउनलोड और सब्सक्राइब करना होगा। 1 महीने बाद इन प्लान्स की कीमत 399 से शुरू होगी, जो कि 1499 तक जाएगी। 399 में 30 Mbps स्पीड का इंटरनेट दस्तयाब होगा, वहीं 699 में 100 Mbps स्पीड के इंटरनेट की सहूलत मुहैया होगी, जबकि 999 में 150 Mbps की स्पीड वाले इंटरनेट के साथ 11 ऐप्स बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसकी कीमत 1000 रुपये होगी। वहीं 1499 में 300 Mbps वाले इंटरनेट के साथ 12 ऐप्स फ्री में मिलेंगे, जिसकी लागत 1500 है। बिहार में उर्दू के मसले पर सियासत तेज हो गई है। महकमे तालीम ने स्कूलों के निसाब से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटा दिया है। साथ ही उर्दू के 40 तलबा होने पर स्कूल में उर्दू के टीचर बहाल करने की पॉलिसी बनाई है। अपोजिशन ने इस ताल्लुक से हुकूमत पर हमला बोला है। वहीं जमीयत उलमा बिहार ने तहरीक छेड़ने की धमकी दी, जबकि महकमे तालीम इस मामले पर अभी भी गोलमोल जवाब दे रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। बिहार में भले ही उर्दू दूसरी सरकारी जुबान हो, लेकिन महकमे तालीम की पॉलिसी उर्दू की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार करता है। ताज़ा मामला स्कूलों के निसाब से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटाने के साथ ही स्कूलों में उर्दू के टीचर की तकर्री के लिए 40 तलबा की कैद से जुड़ा है। यानी जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले 40 तलबा होंगे, महकमे तालीम उसी स्कूल में उर्दू का टीचर बहाल करेगा। जब इस ताल्लुक से महकमे के वजीर कृष्ण नंदन वर्मा से बात की गई तो वो पहले गोल मोल सा जवाब देते नजर आए, फिर बाद में कहा कि 1 सितंबर को इस सिलसिले में मीटिंग है, जिसमें इस मसले पर असर-ए-नौ गौर किया जाएगा। हम लोग इस पर तय करेंगे और कुछ प्रतिनिधि लोगों को भी बुलाया है, उर्दू से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, तो अफसर के साथ और हमारे बीच में वो कल बैठक होगी और उसमें इस बात, लेकिन इतनी जान जाइए कि वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार हर हालत में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहते, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और उर्दू को तो बहुत तहे दिल से वो पसंद करते हैं, इसलिए उर्दू को उनके रहते कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। उधर अपोजिशन को उर्दू के बहाने एक मौका हाथ लग गया है। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूदा हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहते हैं कि पहले से ही रियासत के आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू की आसामियां खाली पड़ी हैं। अब 40 तलबा की कैद उर्दू को खत्म करने की एक साजिश है। सरकारी स्कूल में उर्दू और फारसी और संस्कृत की पढ़ाई एक तरह से बंद हो गई, इसलिए कि टीचर है नहीं। अब 15 साल के बाद ये कह रहे हैं, 15 साल के बाद कि साहब हम बहाली भी करेंगे वहीं जहाँ कम से कम 40 बच्चे पढ़ने वाले हों उर्दू को। तो इनका मनसा उर्दू टीचर और फारसी टीचर या अन्य टीचर की बहाली करने की नहीं है। जमीयत उलमाए बिहार ने इस मुद्दे पर तहरीक छेड़ने की धमकी दी है। जमीयत का कहना है कि इंतखाबी साल में उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत की पॉलिसी उर्दू आबादी को सदमे में डाल रही है। उर्दू के सिलसिले में पॉलिसी है बिहार सरकार की बहुत गलत है, इससे बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। जनरल इलेक्शन आने वाला है, उसका उस पर असर पड़ेगा, इसलिए अच्छी खासी उर्दू आबादी है। देखिए पहले भी इस मामले में उर्दू को इलेक्शन इशू बनाया जा चुका है, लेकिन ये सब शर्त गलत है कि 40 आमे होंगे तभी उर्दू टीचर दिया जाएगा। आप कहाँ पता लगाइएगा कहाँ कितना लड़का आया है कि नहीं। और जब उर्दू टीचर नहीं रहेगा तो लड़का जाएगा काहे वो।
खास बात यह है कि वजीर आला नीतीश कुमार बार बार ये ऐलान करते रहे हैं कि तमाम स्कूलों में उर्दू के टीचरों को बहाल किया जाएगा, जबकि वजीर आला के ऐलान के बरक्स महकमे तालीम ने उर्दू के लिए एक अलग पॉलिसी बना डाली है। न्यूज़ 18 की जानिब से पूछे गए सवाल पर महकमे तालीम ने इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब दिया है। हालांकि वजीर तालीम ने ये कहा है कि ये मामला संगीन है और इस पर मीटिंग होने जा रही है, यानी मीटिंग होने के बाद ये तय किया जाएगा कि जो पॉलिसी महकमे तालीम ने बनाई है उसमें तरमीम हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस सूबे में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है उसी सूबे का महकमा 40 बच्चों की कैद लगाकर टीचरों की बहाली पर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। यूपी में लॉकडाउन के दौरान औकाफ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जों के वाकयात में इजाफा हुआ है। रियासत में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम यूपी कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि दोनों वक्फ बोर्ड औकाफ पर गैर कानूनी कब्जे के मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तंजीम के सदर जावेद मोहम्मद का कहना है कि यूपी में औकाफ को गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त करने का सिलसिला गुज़श्ता कई बरसों से जारी है, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसे मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार जो आई है ये वाकई सबका साथ और सबका विकास निभाएगी। उसके तहत जो वक्फ बोर्ड में एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है बहुत ज़ोरों के साथ, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की बिक रही हैं लगातार। पिछले 15-20 सालों में बहुत हेरफेर हुआ है, तो इस पर इन्होंने कोई लगाम नहीं लगाई। शुरू में लगा कि शायद कुछ लगाम होगी लेकिन नहीं लगाई। और उसके एवज में आपको शायद पता हो या ना पता हो, इलाहाबाद में एक मशहूर बड़ा इमाम बाड़ा था चौक इलाहाबाद में, उसको बेच दिया गया करोड़ों रुपए में। उसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, कब्रिस्तान, तमाम मामलात ऐसे फंसे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड एकदम अनदेखी कर रहा है, देख ही नहीं पा रहा है मौजूदा वक्त में जो ढांचा उसका है। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया। विद्यार्थी परिषद के तलबा वजीर तालीम और राब्ते के वजीर अब्दुल सत्तार के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर यूनिवर्सिटी में एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने हुजूम को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से तलबा और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को मुंतशिर किया। यह हंगामा काफ़ी देर तक चला। वाज़ेह है कि नासिक के धुलिया में एबीवीपी के तलबा रियासती वजीर अब्दुल सत्तार को मेमोरेंडम देने पहुंचे थे, जहां मेमोरेंडम कबूल करने के बजाय पुलिस के हाथों तलबा पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद से एबीवीपी ने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। औरंगाबाद में इसका अमली मुजाहरा देखने को मिला। क्या मांगी? हमारे कुछ प्रमुख डिमांड है जो महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आनागोंदी कारोबार शुरू हो गया है। उसके कारण उदय सामंत अपना राजीनामा दे और पालक मंत्री अब्दुल सत्तार छात्रों से माफी मांगे और उनकी जो शैक्षणिक आहर्ता है वो सभी गलत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है, इसके लिए वो भी आमदारकी का राजीनामा दे, ये डिमांड है। और उसके साथ में परीक्षा शुल्क सभी छात्रों के वापस की जाए जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।